हाय गाइस, ड्रामा रिव्यूज में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम राज़ उल्फत की मुकम्मल कहानी शेयर करने जा रहे हैं। माहा मलिक का ये ड्रामा शायद किसी नावल पर नहीं बनाया गया। हाँ, मुख्तलिफ नावल से मिलते जुलते किरदार ज़रूर देखने को मिल रहे हैं। जैसे इस ड्रामे में मोहमी, जो इस ड्रामे में इस्माइल की बहन का रोल प्ले कर रही है। एक ज़हनी अब नॉर्मल लड़की, जवान, खूबसूरत है, लेकिन किसी 2 साल से भी कम ज़हन है। इस करैक्टर का ड्रामे में डालने का क्या मकसद है, ये हम आगे आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आपने इफ्तिखार साहब की फैमिली को ड्रामे में देखा होगा, जिन्हें पहली किस्त में दिखाया गया, जो एक सख्त मिजाज और असूल पसंद इंसान है, टाइम का पाबंद, अपनी बेटियों को ज़माने की सर्दो गर्म से बचाने वाला। एक बात हम यहाँ ज़रूर कहेंगे कि माँ बाप को अपनी औलाद पर सख्ती करनी चाहिए, लेकिन दोनों को नहीं। अगर बाप सख्ती कर रहा है तो माँ को दोस्त बन जाना चाहिए, और अगर माँ सख्ती कर रही है तो बाप दोस्त बन जाना चाहिए। तब भी औलाद एक बेहतर इंसान बन सकती है। दोस्तों, बच्चों की मिसाल खाली शीशे के गिलास जैसी है, ज्यादा गर्म पानी डालोगे तो तिरक जाएगी। यहाँ इफ्तिखार साहब का रवैया अपनी दोनों बेटियों मुश्क और उमेरा के साथ बहुत सख्त है, लेकिन इसके अलावा इनका अपनी बीवी पर भी बहुत ज्यादा रौब है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि बाप को इतना सख्त मिजाज नहीं होना चाहिए कि औलाद बागी हो जाए। ठीक है, सख्ती करें, लेकिन एक हद तक, इतनी नहीं कि औलाद बागी हो जाए। इफ्तिखार साहब ने अपने घर जो असूल बना रखे हैं, इनकी बेटियां इन असूलों से काफी ज्यादा अंदर ही अंदर बागी हो रही हैं, लेकिन अपने बाप के सामने अपना दूसरा रूप दिखाती हैं कि वो बहुत अच्छी सुलझी हुई हैं, लेकिन अंदर जाकर अपने बाप के इस असूलों अपना गुस्सा निकाल लेती हैं। मतलब कि इस ड्रामे में दिखाया गया है कि बाप की सख्त मिजाजी बच्चियों को एक घुटन ज्यादा माहौल दे रही हैं, जबकि दूसरी तरफ बिल्कुल इसके ऑपोजिट फैमिली साहिबा खान की है, एक आज़ाद ख्याल अमीर खानदान की एक लौती बेटी, जिसके बाप ने इसे इतनी खुली छूट दे रखी है कि जिसके साथ मर्जी घूमती फिरती, मूवीज देखती और रात भर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करती है। और जब इसके माँ बाप इससे सवाल करते हैं तो इन पर नाराज होती है कि आप लोगों का मसला क्या है, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो आपको बता कर जाया करूँ, मेरी अपनी लाइफ है, मुझे एंजॉय करने दें। इसके माँ बाप ने इसे पहले दिन से ही इतनी खुली छूट दे रखी है कि अब वो हवाओं में उड़ रही है, तो अब इसे तूफान की जिद में आने से निकालना चाहते हैं। लेकिन साहिबा के लिए सब कुछ एडवेंचर है। यूं पहली किस्त में आपने देखा मुश्क, जिसे आगे पढ़ने का शौक था, वो अपने बाप से यूनिवर्सिटी जाने की परमिशन मांगती है, और इसका बाप, जो कि एक दरमियाने तबके का शख्स है, अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये भी नहीं सोचता कि यूनिवर्सिटी की फीस के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, बस अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए इसका दाखिला करवा देता है। लेकिन फिर मुश्क को बिठाकर समझाते भी हैं कि तुम्हारा ताल्लुक किस खानदान से है और तुम्हारी क्या हदूद है, जो कि यूनिवर्सिटी के माहौल से काफ़ी परेशान थे। इसी वजह से मुश्क को बार बार समझाते हैं कि कुछ ऐसा ना करना जिसकी वजह हमारी इज्जत पर कोई हड़फ आए, और तुम्हारी माँ ने तुम्हारी सिफारिश की थी यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, तो मेरी और तुम्हारी माँ के रिश्ते में दरार आ सकती है तुम्हारी किसी भी गलत कदम उठाने से। बज़ाहिर वो मुश्क को डरा रहे थे ताकि अपनी माँ का ख्याल रखते हुए वो अपने आप को संभाल के रखे, कहीं बहके ना। मुश्क तब अपने बाबा से वादा करती है कि वो कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे इसके वालिदैन का सर झुके। लेकिन जो परिंदा पिंजरे से निकल जाता है, फिर इसे नहीं पता कि वो कौन सी डाल पर जाकर बैठता है। मुश्क खुली हवा में उड़ने के बाद अपने बाप की बताई हुई बातों को इग्नोर करना शुरू कर देती है। सबसे पहले तो साहिबा जैसी लड़की से दोस्ती, हालांकि इसके दोस्त और ड्रेसिंग को देखकर इसे समझ जाना चाहिए था कि इन दोनों के स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और इसका बाप ऐसी किसी भी लड़की के साथ इसकी दोस्ती बर्दाश्त नहीं करेगा। मुश्क वैसे भी पढ़ने के लिए आई थी, दोस्तियां करने नहीं। ठीक है, यूनिवर्सिटी में 2 साल गुजारने हैं, मास्टर्स करना है, दोस्तियां ज़रूरी हैं, मगर इंसान को अपने जैसों के साथ चलना चाहिए, क्योंकि आसमान की तरफ देखकर चलना शुरू करेंगे तो ज़रूर ठोकर खाकर ज़मीन पर मुंह के बल आकर गिरेंगे। खैर, मुश्क और साहिबा की दोस्ती अरूद पर चली जाती है। पहले दिन से ही मुश्क और साहिबा अपनी गाड़ी में इसके घर छोड़ने जाती है,
और ड्राइविंग सिखाने की ऑफर भी करती है। अब यहाँ वो इत्तेजा की गाड़ी को टक्कर मार देती है, जिसके बाद इत्तेजा और मुश्क का सामना होता है, जिसे पहली नज़र में मोहब्बत हो जाती है। वैसे जिस खूबसूरती से मुश्क ने इत्तेजा से गिड़गिड़ाकर घर जाने की इल्तिजा की थी, किसी को भी उससे पहली नज़र में मोहब्बत हो जाती। खैर, इत्तेजा अपनी माँ को बताता है कि इसके ख्वाब में जो लड़की आती थी, आज वो हकीकत में इसके सामने आ चुकी है और मैं हर हाल में इस तक पहुंच के रहूंगा। इधर साहिबा मुश्क को बदलना चाहती है, इसका लाइफस्टाइल, इसका बोलना, इसके कपड़ों का स्टाइल, इसकी बड़ी सी चादर, सब कुछ चेंज करना चाहती है, इसे अपने जैसे बनाना चाहती है। इसी वजह से वो बार बार मुश्क से कहती है कि खुद को ग्रूम करो, ये नया दौर है और इसके तकाजे भी, और हमारे माँ बाप तो चाहते हैं कि हम पुराने ज़माने में ही जिंदा रहें इनकी तरह। अब साहिबा का दोस्त नोमी, जो साहिबा को प्रपोज भी कर चुका है, इसे डांटता है मुश्क के साथ दोस्ती रखने पर कि क्या तुमने एक मासी टाइप लड़की को अपने साथ चिपका लिया है, कुछ तुम्हारे जैसी होती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब इसका तुम्हारे साथ होना मुझे इरिटेट करता है। यहाँ तो इसे अपनी जैसी बनाओ या फिर इसे दोस्ती खत्म कर दो। साहिबा ये चैलेंज कबूल कर लेती है कि मुश्क को अपनी जैसी बनाएगी। मुश्क को अपने घर भी लेकर जाती है। साहिबा का घर देखकर मुश्क की आंखें खुली रह जाती है। इसका लाइफस्टाइल, इसके घर की डेकोरेशन, मुश्क ने पहली दफा ऐसा घर देखा था, क्योंकि इसके अपने घर में तो सिर्फ जरूरत का सामान है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा सामान इसके अब्बू लेने की कोशिश ही नहीं की। साहिबा मुश्क के साथ इसके घर भी आती है और इफ्तिखार साहब मुश्क की दोस्त को देखकर अपनी बीवी से कहते हैं कि मुश्क ने किस किस्म की दोस्तियां बना रखी हैं, कुछ समझाओ इसे। वहाँ पढ़ने जाती है, दोस्तियां निभाने नहीं। और मुश्क, जो साहिबा से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थी, इसे लगता है साहिबा इसके डरबे जैसे घर में एक खिड़की है जहाँ से ठंडी ताज़ी हवा आ रही है और वो इसके साथ इस खिड़की से निकलकर उड़ जाना चाहती है। मुश्क की माँ इसे समझाती है कि दोस्तियाँ अपने जैसों से अच्छी लगती हैं, अपने से अमीर दोस्ती हमेशा हमें कमतरी का एहसास दिलाती है। लेकिन मुश्क अब साहिबा के रंग में रंगती चली जा रही है। इसे ना अपनी माँ की बातें समझ आती है और ना अपने बाप का गुस्सा अच्छा लगता है कि इसके माँ बाप नाजायज़ सख्ती करते हैं। और इसी वजह से एक दिन साहिबा, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक पार्टी अरेंज करती है, तो मुश्क को भी इनवाइट करती है। अब मुश्क के लिए मुश्किल है कि पार्टी रात के वक्त है और अगर अब्बा जी को पता चल गया तो वो क्या करेगी। लेकिन अब साहिबा की तरफ से इतना कॉन्फिडेंस मिल चुका था कि अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकती है। इसी वजह से वो चली जाती है, जिसे देखकर साहिबा खुशी से चिल्लाती है, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। अब पार्टी, जो कि हाई सोसाइटी की थी, तो इसमें नाच गाना सब कुछ चल रहा था। जो कि मुश्क के लिए काफ़ी ज़्यादा अजीब था। इस पार्टी में इत्तेजा भी इनवाइट था, जो कि साहिबा से दोस्ती कर चुका था ताकि मुश्क तक पहुंच सके। वह साहिबा को ये नहीं बताता कि मुश्क की वजह से इसके पीछे है और साहिबा समझती है कि इसकी खूबसूरती इत्तेजा को इसके पीछे पीछे ला रही है। पार्टी में इत्तेजा मुश्क से बातें करता है। इसे जितनी खूबसूरत ये लगती थी, इससे ज़्यादा खूबसूरत इसकी बातें लगती है। और पार्टी ख़त्म हो जाने के बाद इत्तेजा इसे घर छोड़ने की ऑफ़र भी करता है। घर वापस आने पर इफ्तिखार साहब, जो सहन में बैठे थे, अपनी बीवी पर चिल्ला रहे थे कि किसकी इजाज़त से गई है वो। ऐसे में मुश्क वापस आती है और सर उठाकर अपने कमरे में जा रही होती। इसे किसी बात का कोई डर नहीं। जब इसका बाप इसे कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, ये कोई टाइम है शरीफ लड़कियों के घर वापस आने का। मुश्क भी इन पर चिल्लाती है, बस मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो अपने अच्छे बुरे का अच्छी तरह से अंदाज़ा ना लगा सके। आप अपनी शक्तियाँ कम करें। इफ्तिखार साहब को अपनी बेटी का बदला रवैया बहुत अजीब लगता है। वो अपनी बेटी से कहते हैं कि एक बेटी के लिए डूब बढ़ने का मुकाम है जब वो अपने बाप की नज़रों से गिर जाए, और आज तुम मेरी नज़रों से गिर गई हो। मुश्क को झटका लगता है, क्योंकि पहले कभी इसके बाप ने इससे इस तरह बात नहीं की थी। लेकिन वो फिर खुद को संभाल लेती है, क्योंकि साहिबा की पढ़ाई पटिया इसे याद है। इधर साहिबा को जब इत्तेजा बताता है कि वो इसे नहीं बल्कि मुश्क को पसंद करता है, तो साहिबा को झटका लगता है।
और एक किस्म की जेलसी फील होती है उससे कि वो लड़की जो बड़ा सा दुपट्टा लिए रहती थी घबराई फिरती थी, वो इर्तिजा जैसे हैंडसम और अमीर लड़के को कैसे पसंद आ गई। इर्तिजा ने मुझे छोड़कर उसे कैसे पसंद कर लिया। साहिबा समझ रही थी कि वो एक वक्त में दो लड़कों की च्वाइस है, एक नोमी और दूसरा इर्तिजा, लेकिन इर्तिजा ने तो इसे आसमान से उठाकर ज़मीन पर गिरा दिया है। और ये बात साहिबा की ईगो को बहुत हर्ट करती है। बज़ाहिर तो मुश्क की दोस्त है, लेकिन अंदर ही अंदर मुश्क के लिए इसके दिल में सिर्फ और सिर्फ हसद है, और इसी वजह से वो अपने दोस्त नोमी को मुश्क की तरफ माइल करने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हें मान जाऊंगी अगर मुश्क को अपने जाल में फंसा लो, मुझे पता है तुम हार जाओगे। नोमी इस चैलेंज को कबूल कर लेता है। नोमी अपनी बर्थडे पर मुश्क को इनवाइट करता है और साहिबा इसके जूस में कुछ मिलाकर इसको पिला देती है। अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इसकी वीडियोस बनाती है। मुश्क को अंदाज़ा ही ना था कि इसकी दोस्त इसके साथ ऐसा करेगी। इधर मुश्क इर्तिजा के साथ मोहब्बत में काफ़ी आगे निकल चुकी है। पहली किस्त में जिस मास्टर की डिग्री का जिक्र किया गया था वो तो अब कहीं भी नज़र नहीं आएगी। अब सिर्फ इश्क मशूकी और मोहब्बत की डिग्रियां ही नज़र आ रही हैं। मुश्क इर्तिजा के साथ अपनी आने वाली हसीन ज़िंदगी के ख्वाब देखने लगती है। इधर इसका बाप अपनी बेटी के इस बागी रवैये पर बहुत दुखी है, यहाँ तक कि इसकी पढ़ाई रोकने की बात करते हैं, लेकिन मुश्क अब उनके हाथों से निकल चुकी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इस्माइल, जिसकी बेबी कैंसर की मरीज़ा है और शुरू की 7 में ही इतनी बीमार हो गई कि मर जाएगी, ये इस्माइल के लिए बहुत परेशानी का सबब बन जाता है, क्योंकि ना वो बच्चों को संभाल सकता है और ना ही अपनी बहन को। में इफ्तिखार साहब को इससे काफ़ी ज़्यादा हमदर्दी हो जाती है और वो अक्सर औक़ात इस्माइल को इसके बच्चों के साथ अपने घर बुलाते हैं, जहां पर इफ्तिखार साहब की बेगम इस्माइल को मशवरा देती है कि दूसरी शादी कर लो अपने बच्चों की खातिर। इस्माइल कहता है कि कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं। ऐसे में इस्माइल की नज़र मुश्क पर पड़ती है और इसे भी मुश्क पहली नज़र में अच्छी लगती है। चूँकि वो इफ्तिखार साहब की बेटी है, इसलिए इस्माइल अपनी नज़रें झुका लेता है कि यह अमानत में खयानत है। इफ्तिखार साहब ने इस पर भरोसा करके इसे अपने घर आने की इजाज़त दी है और वो इन्हीं के घर पर बुरी नज़र नहीं रख सकता। वैसे भी इस्माइल की नेचर ऐसी नहीं है, वो बहुत शरीफ इंसान दिखाया गया है। इधर इफ्तिखार साहब अपनी बेगम से कहते हैं कि वो इस्माइल के लिए किसी अच्छी सी लड़की की तलाश करें, आस पड़ोस में रिश्तेदारों में, जो ना सिर्फ इस्माइल के बच्चों का ख्याल रख सके बल्कि इस्माइल मोहनी को भी संभाल सके। इसके बाद आप देखेंगे कि इफ्तिखार साहब की बीवी अपने पड़ोस में रहने वाली बानो के बारे में सोचती है, जिसकी मां ने इसे कई बार इसकी शादी के बारे में जिक्र किया है कि अगर कोई अच्छा लड़का हो मेरी बानो के बारे में तो ज़रूर बताना। इफ्तिखार साहब बेगम इन्हें बानो के बारे में बताती है, जिसके बाद इफ्तिखार साहब अपने कानों को हाथ लगा कर लेते हैं कि तुम्हें यही लड़की मिली थी, हर घर में फिरने वाली आवाज़। मैं तुमसे किसी घर गृहस्थी संभालने वाली लड़की की बात कर रहा हूँ। जिस पर इनकी बेगम कहती है कि सर पर पड़ती है तो हर कोई संभल जाता है। फिर वो कहती है मेरी इसकी माँ से बात हो चुकी है, वो इस शादी पर राज़ी है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस्माइल के 2 बच्चों से। वैसे भी बानो की उम्र काफ़ी हो चुकी है, इसे ऐसा रिश्ता ही मिलेगा। इसी पर इफ्तिखार साहब सोच में पड़ जाते हैं। फिर इस्माइल से बात करते हैं, वो भी यही कहता है जैसा आपको मुनासिब लगे, बस मेरे बच्चों और बहन का ख्याल करने वाली हो। यूँ बानो मान जाती है, लेकिन बहुत मुश्किल से, जब इसकी माँ कहती है कि बच्चों का क्या है, बस अपने शोहर को अपने काबू में कर लेना। यूँ इफ्तिखार साहब इस्माइल की शादी तय कर देते हैं। शादी का दिन आ जाता है। इस्माइल को एक बार फिर मुश्क टकराती है, इसे वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो इफ्तिखार साहब के भरोसे को तोड़ना नहीं चाहता। मेहंदी पर बानो जब अपनी होने वाली नंद को देखती है तो हैरत ज़दा रह जाती है। फिर वो अपनी माँ को गुस्से से देखती है कि ये क्या मुसीबत है, और मोहनी जिस तरीके से अपनी वाली भाभी को देखकर एक्साइटेड हो जाती है, इसे पकड़ देखती है, ये सब बानो से बर्दाश्त नहीं होता और वो उठकर चली जाती है और घर पर अपनी माँ से खूब हंगामा करती है कि ये सब क्या है, आपने तो कहा था कि इस शख्स के सिर्फ 2 बच्चे हैं। जवान नीम पागल बहन कहाँ से आ गई, मुझे ये शादी नहीं करनी। मैंने आपसे पहले भी यही कहा था कि आप मेरे साथ ज़बरदस्ती ना करें, मैं शादी से इनकार कर दूंगी या फिर घर से भाग जाऊंगी। और ऐसा ही होता है। अगले दिन बानो इस शादी से इनकार कर देती है, जिसके बाद इफ्तिखार साहब की फैमिली जो तैयार होकर शादी में शिरकत के लिए बैठे थे, इनकी तो हालत ख़राब हो जाती है।
इफ्तिखार साहब परेशान हैं कि वो इस्माइल को क्या मुंह दिखाएंगे कि मैंने उसके लिए ऐसी लड़की का इंतखाब किया। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। अपनी इज्जत पर हर्फ ना आए, इसी वजह से वो अपनी बीवी से कहते हैं कि मैं इस्माइल का निकाह मुश्क से करना चाहता हूँ ताकि सबके सामने मेरी इज्जत रह जाए। मैंने पहले ही कहा था कि बानो इस लायक नहीं कि उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन तुमने ही कहा था कि बेटियां सबकी सांझी होती है। अब भुगतो, मुश्क को तैयार करो। मुश्क अपने बाप के सामने जाकर खड़ी हो जाती है कि मुझे ये शादी नहीं करनी। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं। आप जितनी मर्जी हम पर सख्ती करें, लेकिन ये जुल्म नहीं कर सकते। इस्लाम भी लड़की को इस बात की बहुत इजाज़त देता है कि वो अपनी मर्जी से शादी कर सके, और मैं ये शादी नहीं करूँगी। जिसके बाद इफ्तिखार साहब कहते हैं, ठीक है, अगर तुम्हें इस शादी से इनकार है तो मैं अपनी छोटी बेटी अंबर का निकाह अभी और इसी वक्त इस्माइल साहब से करने जा रहा हूँ। ये सुनकर मुश्क और तरफ जाती है। अंबर इससे भी ज़्यादा छोटी है। अपने बाप से कहती है कि हम कोई भेड़ बकरियाँ नहीं हैं जिसके आगे डाल दे, इससे बेहतर है हम दोनों को ज़िबा कर दे। इफ्तिखार साहब कहते हैं कि अंबर मेरी बेटी है और इसके बारे में फ़ैसला करने का मेरा हक़ है। तुम बालिग हो चुकी हो, अपना फ़ैसला कर सकती हो, लेकिन अंबर अभी नाबालिग है और इसका फ़ैसला मैं ही करूँगा। ये सुनकर मुश्क रोती हुई अंबर को चुप करवाती है और अपनी माँ की तरफ देखती है, जो इफ्तिखार साहब के फैसले के आगे रो रही है क्योंकि बोल कुछ नहीं सकती। तब मुश्क अपने बाप से कहती है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इफ्तिखार साहब मुश्क को धमकी देते हैं, तो फिर मैं तुम्हारी माँ को छोड़ देता हूँ, तुम सब चले जाओ इस घर से। मुश्क पर एक और पहाड़ टूट पड़ता है। वो इस शादी के लिए राज़ी हो जाती है, लेकिन अपने बाप के सामने शर्त रखती है कि मैं आपकी वजह से ये शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अभी इनके घर नहीं जाना चाहती। मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ। इसी वजह से आप मुझ पर दबाव नहीं डालेंगे। यूँ इफ्तिखार साहब बेटी की शर्त मानते हुए इस्माइल और मुश्क का निकाह कर देते हैं, जिसके बाद मुश्क बहुत तड़पती है और रोती है। बज़ाहिर इसने तलीम का बहाना बनाकर रुखसती को रोका, लेकिन असल में वो इत्तिज़ा को भूलने का वक्त चाहती थी। वो किस तरह इत्तिज़ा को बताए कि इत्तिज़ा की मोहब्बत दम तोड़ गई है, और वो अपने साथ होने वाली इस हादसे के बारे में साहिबा को बताती है। साहिबा बज़ाहिर तो अफसोस कर रही होती है, लेकिन अंदर से बहुत खुश है कि इसके रास्ते का कांटा खुद ब खुद हट गया और इसे कुछ करना भी नहीं पड़ा। मुश्क यूनिवर्सिटी के बहाने इत्तिज़ा से मिलने जाती है और इसके आगे हाथ जोड़ देती है कि मुझे माफ़ कर दो। इत्तिज़ा वो इसके कदमों में बैठ जाता है कि क्या बात है, जिस पर वो रोती है कि मुझे भूल जाओ, हम एक नहीं हो सकते। इत्तिज़ा इस पर उसे कहता है कि ये कैसे हो सकता है, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैं अपनी मम्मी पापा को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ। जवाब में मुश्क कहती है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, सब खत्म हो गया है। वो भागकर वहाँ से चली जाती है और इत्तिज़ा उसके पीछे जाता है क्योंकि वो पूछना चाहता है कि कोई तो वजह होगी इस लाताल्लुक़ी की, लेकिन मुश्क उससे कोई भी राब्ता नहीं करती। जिस पर वो साहिबा से पूछता है कि मुश्क के इनकार की वजह क्या है, तो साहिबा इसे बताती है कि मुश्क का निकाह हो चुका है और वो निकाह इसकी अपनी मर्जी से है। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? यह सुनकर इत्तिज़ा गम और गुस्से में चला जाता है। इधर इस्माइल की बहन जो अब घर में अकेली होती है क्योंकि इस्माइल के बच्चे स्कूल जाते हैं, जिस पर इसकी बहन को संभालने वाला कोई नहीं। इसी वजह से इस्माइल चाहता है कि वो जल्द से जल्द रुखसती करवाकर मुश्क को इस घर में ले आए, लेकिन मुश्क राज़ी नहीं हो रही। ऐसे में मोहनी के साथ एक हादसा होता है। इस्माइल का पड़ोसी या फिर कोई दोस्त हो सकता है जो मोहनी के साथ ज्यादती करने की कोशिश करता है और इसके बाद इसका गला दबाकर इसको मार देता है क्योंकि मोहनी उसे पहचानती थी। जब इस्माइल घर आएगा और अपनी बहन को ऐसे मरा हुआ देखेगा तो तड़प जाएगा। इसे समझ नहीं आएगी कि किसने ये सब किया। इसके बाद आप देखेंगे कि इफ्तिखार साहब मुश्किल रुखसती कर देते हैं क्योंकि जो हादसा इस्माइल के साथ हुआ, अब इसे संभालने के लिए इसकी बीवी का इसके साथ होना ज़रूरी था। मुश्क इस्माइल को दिल से कबूल नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरेगा आप देखेंगे कि इस्माइल की मोहब्बत और नरम दिल मुश्क को बहुत इम्प्रेस कर देगी और मुश्क को भी इस्माइल से मोहब्बत होने लग जाएगी। उधर आप देखेंगे कि साहिबा इत्तिज़ा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इत्तिज़ा मुश्क को बुला नहीं पाता। आखिर में तंग आकर साहिबा इत्तिज़ा को सारा सच बता देती है कि साहिबा के साथ क्या हुआ था, उसकी शादी कैसे हुई थी, जिसकी वजह से वो वापस
मुश्क के पास आता है माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन मुश्क उसको बताती है कि वो बहुत खुश है और वो वहाँ से चला जाता है। यही सब बताने के लिए एक बार फिर से मुश्क इब्तिदा के घर जाती है और उसे बताती है कि मैं बहुत खुश हूँ। कुछ फ़ैसले हमारे लिए बहुत अच्छे हैं जो बज़ाहिर हमें बहुत तकलीफ़ देते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं। और तुम साहिबा के साथ शादी कर लो और उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारो। और वहाँ से चली जाती है। जब ये इर्तिज़ा साहिबा को बताता है तो साहिबा को ये सुनकर बहुत अफसोस होता है और वो माफ़ी मांगने के लिए मुश्क के पास जाती है और मुश्क के बाप से भी माफ़ी मांगती है और बताती है कि आपकी तरबियत बहुत अच्छी थी। दोस्तों, मोहिनी के बारे में तो बताना रह ही गया कि उसका इस ड्रामे में क्या किरदार है। दोस्तों, जब मोहिनी मर जाती है और इस्माइल उसकी कब्र पर जाता है और वो देखता है कि एक लड़का वहाँ पर रो रहा होता है। जब वो आगे बढ़कर उसको देखता है तो उसे पता लगता है वो उसका ही दोस्त है। वो जब उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी देर से कहाँ थे, तो वो उसको सारा सच बताता है कि तुम्हारी बहन के साथ ये सब मैंने किया है और इसकी सज़ा मुझे कुदरत ने दी है, क्योंकि जो मेरी बच्ची है वो बिल्कुल मोहिनी के जैसी है। तुम जो भी सज़ा मुझे दोगे मुझे कबूल है। इस पर इस्माइल उसे कहता है कि कुदरत ने जो सज़ा तुम्हें दे दी है वही काफ़ी है। बस दुआ करो कि तुम्हारी बेटी को तुम जैसा कोई आदमी ना मिले। दोस्तों, हो सकता है कि आगे बढ़ जाकर इस कहानी में कुछ चेंजिंग हो, लेकिन महामलिक के सारे नावल पढ़ के जो इस कहानी की प्रोडक्शन की गई है उसके मुताबिक यही लग रहा है कि ये कहानी बिल्कुल ऐसे ही होगी। तो दोस्तों, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।